तो स्वागत है आपके अपने इस चैनल कॉमर्स कम्युनिटी में। जैसे कि हमने बताया था, लॉकडाउन की वजह से सामान में नहीं मिल रहे थे और इसकी वजह से जो फेस रिकॉर्डिंग वाली है स्टडी वो आपकी नहीं हो पा रही थी। अब बोर्ड पे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। दिस इज ऋतिक पांडे, यू आर वाचिंग कॉमर्स कम्युनिटी, लेट्स बिगिन। आज हमें करना था जो बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 2 की। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें। ऑर्गेनाइजेशन आपको बताए थे वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देना एक फर्म को, जितनी उसकी जरूरत है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है। एज अ फर्म वर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड अपर ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। वह फ्रेमवर्क जिसके द्वारा मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, तो कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? यहाँ पे दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर के और फंक्शनल स्ट्रक्चर के। ओके, तो डिविजनल और फंक्शनल आपको मैं बताया था। डिविजनल जैसे जिस बेस पे एम्प्लॉयज जो है वर्क करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा सेल्स मैनेजर अलग किए जाते हैं, परचेज मैनेजर अलग। ठीक, तो ये हो गया। और ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वर्क के हिसाब से, जो गुड्स मेकिंग अलग हो गया, इन्वेंटरीज अलग हो गए। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज के इसके जो है लिमिटेशंस और प्रोसेसेस है, इनको देख लीजिएगा अपने आप बुक में बहुत अच्छे दिया हुआ है, एक एक लाइन की है सारी चीजें, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं, आप अपने से भी कर लेंगे। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आदत तो नहीं है पढ़ाने की, फिर भी हम पढ़ा रहे आपकी पढ़ाई को ध्यान देके, इसलिए हम सामने बुक रखे हुए हैं। और बुक्स जो एक बार रिवीजन हो जाएगा तो जो सेकेंड टाइम में हम और अच्छे से पढ़ सकेंगे। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन organizing process, then as the result of organizing process an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources। फॉर्मल में क्या होता है? वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो रिजल्ट के ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के रिजल्ट होते हैं और जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड होते हैं, क्या स्ट्रक्चर किस लिए क्रिएटेड होते हैं? अचीविंग सिस्टमेटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को ऑफ रिसोर्सेज। जो इस प्रकार की, फिर से समझा जाता है आपको कि वह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वह होता है जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को वो करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द्वारा क्रेडिट किया जाता है। ओके, क्रिएट किया जाता है, और जो कि अचीविंग सिस्टमेटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसे क्या कहते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल होता है वह जो इंडिविजुअल वेरियस जॉब्स के पोजीशन को लेके किया जाता है। ओके, व्हाइल वर्किंग एट दो जॉब पोजीशन द इंडिविजुअल इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि दूसरे बिजनेस से इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होने के बाद क्या करते हैं? इको फ्रेंडली अपना गुड्स तैयार करते हैं या कुछ करते हैं, और या तो जॉब के तौर से करते हैं कि वो डेवलप हो गया, हम भी डेवलप हो। ओके, इस प्रकार से जो उनकी मनोभावना होती है उस बदल के जब बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसकी भी जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है एक एक लाइन के दिए हुए हैं, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। ओके, और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये क्या होता है? ये होता है जो मैनेजर्स असाइन करते हैं
a lot of work manager alone cannot perform. Okay, all work he divided work among the different individual working under him according their qualification and get work done from them. The manager begins with sharing his responsibility with his subordinate. ठीक, तो इसका मतलब समझा देते हैं। जो सुपेरियर होता है वो सबॉर्डिनेट को क्या करता है, कुछ वर्क देता है जो कि इसके बॉस ने वर्क दिए होते हैं, और ये क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट को देता है। ओके, सबॉर्डिनेट को देता है तो किस प्रकार से देता है, इनकी क्वालिफिकेशन, इनके काम करने की क्षमता, इन चीजों को ध्यान में रख के ये इनकी वर्क को असाइन करता है, एक पार्ट पे डिवाइड कर करके इनको असाइन करता है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देता है कि इस वर्क की जो जिम्मेदारी है ये सबॉर्डिनेट को देता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको देता है किसी भी प्रकार से ये वर्क पूरा करे, ये इनके पास ये अथॉरिटी होती है। ठीक, ये अथॉरिटी होती है कि ये किसी से भी वर्क करा सकते हैं। ओके, और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, ये देख लेते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 3 चीजें होती है। क्या क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, और क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो इसको समझाते हैं, ये तीनों को पहले इरेज कर ले इसे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि किसी भी काम को एक निश्चित समय पे करना। ठीक, अगर जैसे एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं, एक एम्प्लॉय को एक काम दिया गया कि ये आपको 15 डेज में कंप्लीट करना है। ओके, और अगर ये करने में अक्षम है या इनकी करने की कार्य क्षमता नहीं है या बीच में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो ये क्या करेंगे, अपने किसी सबऑर्डिनेट को क्या करेंगे, ये वर्क दे देंगे और कहेंगे इसको कंप्लीट कर लो। ठीक, अगर ये सबऑर्डिनेट पूरी तरह से नहीं कर पाता या कुछ इसमें गलतियां हो जाती है तो ये इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि क्या गलत हुआ। ठीक, बट अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी ये होती है कि अगर ये वर्क इनको दिया गया है तो ये अगर गलती किए हैं तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अथॉरिटी इसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी। ठीक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दे दी जाती है, वर्क की जिम्मेदारी या जवाबदेही जो होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले को होती है। ठीक, और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, और इसको क्या कहते हैं, अथॉरिटी इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाता है। ओके, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल्स होते हैं एक दूसरे के। ओके, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी देख लेते हैं। टू मेक श्योर दैट एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देयर एक्सपेक्ट मैनर, द अकाउंटेबिलिटी इज क्रिएटेड। ओके, अगर किसी एम्प्लॉय के द्वारा अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी वे में वर्क कंप्लीट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी वहां पे क्रिएट हो जाता है। ठीक, इसके फीचर्स एक सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं इसी तरह से। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू आंसरेबल फॉर फाइनल आउटपुट,
आंसरेबल कौन होगा? फाइनल आउटपुट पे आंसरेबल होते हैं एम्प्लॉयज, ठीक। और इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड, ये पास्ड और डेलीगेटेड नहीं किया जा सकता, ओके। इट इन्फोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन देयर एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लाइज्ड, जो इनके वर्क होते हैं इनके क्या देने पड़ते हैं, इन्हें फीडबैक देने पड़ते हैं हमें रोज डेली के मैनर पे इन्हें फीडबैक देने पड़ते हैं, ओके। और आगे की टॉपिक्स देखते हैं। आगे की टॉपिक्स क्या है? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो है आपको हमने पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है क्या है, एक बार आपको फिर से बता भी देते हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, इसे जाके देख लीजिएगा, ओके। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन में जो अथॉरिटी होती है या जो पावर होता है वो किसी एक पर्टिकुलर के हाथ में होता है या टॉप लेवल के हाथ में होता है ओनली, ओके। और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये इसमें जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सबके बीच होती है, ऑल ऑफ दिस के ऊपर, ओके। ऑल ऑफ एम्प्लॉय भी कर सकते हैं इसे, ठीक। सेंट्रलाइजेशन में एक किसी एक के हाथ में अथॉरिटी या पावर होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में ऑल ऑफ दिस के पास, ओके। इसके आगे कुछ खास है नहीं, इसके इम्पोर्टेंस और फीचर्स है, ठीक। तो इम्पोर्टेंस और फीचर जो है अपने से आप पढ़ लेंगे, हमें आशा है, ओके। और नहीं तो अगर नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ओके। लास्ट में एक बात और बता देते हैं कि ये अब जो वीडियोस है टाइम पे आएंगी, ओके। और वीडियो टाइम पे देखते रहिए और अपनी स्टडी को जारी किए रहिए, ओके। नोट्स बनाते रहिएगा जैसे हम बताते हैं, ओके। तब तक के लिए कम्युनिटी की तरफ से क्या होता है, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।